हाँ जी, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम देखने वाले हैं वन शॉट वीडियो में पूरा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। याद रखिएगा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को हम पूरा आज कवर करेंगे। याद रखिएगा, थोरोली कवर करेंगे। इसमें आपके एनसीईआरटी पॉइंट्स भी होंगे, एनसीईआरटी सारी इंक्लूड होगी, साथ ही साथ जो भी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा या फिर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो भी होंगे सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, सब कुछ रहेगा। तो कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस लेक्चर को ध्यान से देखना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको नोट करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, लेक्चर को सुनना और देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, सेम एज इट इज पीडीएफ, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नाम है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले देखिए, एनसीईआरटी ही ये लाइन लिखती है, ध्यान से कह रहा कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके किसमें, हाइड्रोकार्बन से, या फिर एलिफैटिक या एरोमेटिक हो। अब इसको समझते हैं जरा। कह रहा कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को जब हम रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, कहां से, किसी एक हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन यहां पे मैं बात करूं तो मान के चलो कि हमारे पास मान लो जैसे CH4 है, यानी कि मीथेन, ठीक है। अब इस मीथेन में से हमको क्या करना है, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ बन जाएगा CH3, और CH3 जब जैसे ही बनेगा ये हमारा बन जाएगा क्या, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हमारा बन जाएगा। और याद रखना, जब कार्बन, इतना तो आप सभी को बेसिक पता होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और टेट्रावैलेंसी, इसीलिए कहलाते हैं टेट्रावैलेंसी, और नंबर ऑफ चेन्स बनाने का मतलब है कैटिनेशन। तो ये दो प्रॉपर्टीज की तो मेन है, सबको पता होती है। याद रखिए, जब इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन जब तक माइनस नहीं करेंगे यानी रिप्लेस नहीं करेंगे, तब तक इस कार्बन के साथ एक अटैचमेंट साइट खुलेगा ही नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज नेसेसरी। अब ये कहां से होगा, हाइड्रोकार्बन से होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब ये एलिफैटिक में भी हो सकता है या फिर एरोमेटिक में भी हो सकता है। एलिफैटिक में बात करूं तो नॉर्मल चेन, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है, नॉर्मल चेन। और एरोमेटिक की मैं बात करूं तो इट मीन साइक्लिक चेन, एरोमेटिक हो, ठीक है। मान के चलो बेंजीन, बेंजीन के किसी एक छोर से मैं एक एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा, तब यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह में मान लो लगा दूंगा क्लोरीन, मान लो यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, तो बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कब बनेगा, जब एक हाइड्रोजन हटेगा, मतलब कि वहां पे अटैचमेंट साइट का होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। अब वही कह रहा है कि जब आप रिप्लेसमेंट करोगे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और वो चाहे एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, कहां से, और हेलोजन एटम का वहां पे अटैच हो जाए, अटैचमेंट हो, तब हमारा बनता है एल्काइल हैलाइड, यानी कि हेलो एल्केन कहलाएगा, या फिर अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड मतलब हेलो एरीन कहलाएगा, मतलब कि हमारा किसी एक रिंग में अटैच हो रहा हो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसी के आगे हमारी कहानी बढ़ती है। जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ती है तो आपकी एनसीईआरटी कहती है आओ भाई कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के। अब कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे हम बताते हैं कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं। देखो, अगर एक होगा तो उसके लिए हम टर्म लगाते हैं मोनो, और दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा। इसी तरह हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं मोनो हेलो एल्केन की, मोनो हेलो एल्केन की बात करूंगा तो देखो यहाँ पे एक ही एक्स ग्रुप है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, हम हेलोजन फैमिली के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे। इट मींस हमारा ग्रुप नंबर 17 होगा, और आप सभी को पता होगा, क्लास 11th में पढ़े होंगे आप, कि ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन एलिमेंट्स है, मेरे साथ बोलिए, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। मींस क्या क्या है, यहाँ पे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। हम इसकी जिक्र नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन ये चारों हमेशा खेल में मौजूद रहेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो हम इसी 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को ना हम एक्स से डिनोट करते हैं। इसका मतलब अगर आप कहीं भी इस चैप्टर में एक्स पाना तो समझ लेना वहां पे एक हेलोजन ग्रुप होगा, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन मतलब, मोनो मतलब एक हेलोजन फैमिली का ग्रुप होगा अटैच, ये मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एरीन एक ग्रुप है H का। डाई हेलो मतलब दो हेलोजन फैमिली होगा यहाँ पे, ठीक है। ट्राई हेलो मतलब तीन हेलोजन फैमिली के ग्रुप होंगे यहाँ पे, तीन हेलोजन एलिमेंट होगा, ठीक है जी। कह रहा है नेक्स्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन,
to which halogen atom it is attached. Hydrogen derivatives are also classified as primary, secondary, tertiary, या फिर एलाइलिक, या फिर बेंजाइलिक, या फिर विनाइलिक, या फिर अराइल के डेरिवेटिव्स। आइए इन सभी टर्म्स को हम एक अच्छे से और आराम से समझते हैं। देखो जी, अगर हमारा कार्बन एटम एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो हम कहेंगे वो हमारा प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। अगर यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो उसे कहेंगे हम सेकेंडरी ग्रुप। अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या है, देखिए इसी तरह मैं बताता हूँ आगे। 3 एल्काइल ग्रुप अगर अटैच हैं तो कहलाया टर्सरी यानी 3 डिग्री। अब ये एल्काइल ग्रुप आप सभी को पता है, इसका जनरल फॉर्मूला GF का मतलब वो नहीं जो आप सोचते हो, GF का मतलब है जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2n+1, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं अराइल ग्रुप की, ध्यान समझिएगा, अराइल ग्रुप देखो सॉरी अलाइलिक ग्रुप। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अलाइलिक ग्रुप की तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखो अलाइलिक ग्रुप कहता है कि हेलोजन एटम वहां पे होगा, अच्छा ये हेलोजन एटम जिस भी कार्बन से अटैच होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। देखो 1 2 3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा 4 मतलब sp3 है, यहाँ पे देखो इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4 sp3। अब आप समझो, देखो जो हमारा ये एलाइलिक ग्रुप है, ध्यान समझना, ये एलाइलिक ग्रुप है, एक बार ध्यान समझना, और बेंजाइलिक ग्रुप, दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं हम, ध्यान समझना। जैसे मान लो हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, ये रहा हमारा बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6, जस्ट अ मिनट, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है C6NH5, मतलब अब हमारे पास एक जगह खाली हो गई। जब जगह खाली हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, ठीक है, और वहीं पे हमारा अटैच हो जाएगा फर्दर एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह हमारा रिस्पेक्टिवली क्या है, विनाइलिक ग्रुप है, अराइलिक ग्रुप भी है, ठीक है। अब समझिएगा विनाइलिक अराइलिक, इसके लिए एनसीईआरटी बड़े आराम से इसको बहुत प्यार समझाती है, कहाँ पे, ये आपको अल्कोहल फिनॉल में भी मिलेंगे ये टर्म्स, ठीक है। तो ये सारे रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमारा एक है, ठीक है। तो रही बात, यहां तक समझ में आ गई आप सभी को, ठीक, यहां तक बातें समझ में आ गई। तो देखिए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अब हम देखेंगे इनके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को समझते हैं, ठीक है। देखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जाहिर सी बात है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, मतलब हम हेलो एल्केन का ही प्रिपरेशन देखेंगे, हेलो एरीन के बारे में जानते हैं। तो पहला है फ्रॉम एल्कोहल, आखिर हम दारू से कैसे हम हेलो एल्केन बनाते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो हमारा अल्कोहल क्या है, हमारा अल्कोहल है ROH, ठीक है जी, यानी कि मिथेनॉल। अल्कोहल में हम अगर ध्यान समझिएगा, अगर हम जैसे ही अल्कोहल में HCl डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एनहाइड्रस फॉर्म में ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड, ठीक है, जैसे ही हम जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालते हैं और HCl के प्रेजेंस में, याद रखिएगा इसको हम लुकास रिएजेंट भी कहते हैं, इसको हम लुकास रिएजेंट भी कहते हैं। होता क्या है, आपका ये जो R के साथ अटैच्ड OH ग्रुप है ना, ये डिटैच हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है उसको जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है यहाँ पे, देखो होता क्या है, ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर, ऑक्सीजन की रिलेटिवली EN ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड लेके निकलने की कोशिश करेगा। जैसे ही ROH में से अगर R और OH डिसोसिएट होंगे, मतलब या फिर मैं कहूं सेपरेट होंगे, जो हमारा यहाँ पे लुकास रिएजेंट का जो जिंक क्लोराइड है Cl, ये एक Cl अटैक करेगा तुरंत R के साथ, R के पास,
और तुरंत R से चिपक जाएगा और बना लेगा RCl का फॉर्मेशन कर लेगा वहां पे, यानी हमारा एल्काइल क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे OH निकला, OH का एक हाइड्रोजन, ठीक है, और HCl का एक हाइड्रोजन, दोनों मिलेंगे H प्लस H बनेगा H2 और ये OH का O बना H2O, अब पानी वहां पे निकल जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको हम लोग बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा लूकास रिएजेंट। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर यही अल्कोहल का हम यूज NaBr सोडियम ब्रोमाइड के साथ यूज करेंगे और एसिड के साथ H2SO4, याद रखना ये एसिड जो है ना, एसिड की जगह पे, इसकी जगह पे कभी कभी आपको H प्लस दे देगा तब भी समझना एसिड है, और यहीं पे कभी कभी आपको हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव दे देगा तब भी आप समझना तीनों बात सेम सेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसमें सोडियम ब्रोमाइड के साथ एक एसिड लेंगे तो यहाँ पे एसिड का फ्लक्स होगा, तो यहाँ पे याद रखना सिंपल फिर से वही होगा, OH अलग हो जाएगा और एल्काइल ग्रुप अलग हो जाएगा। जैसे ही एल्काइल ग्रुप अलग होगा, इसमें अटैच होगा ये सोडियम ब्रोमाइड का ब्रोमो यानी कि ये ब्रोमीन, ब्रोमीन अटैक करेगा R से, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3 मोल RX यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड हमें मिलेगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो मैं नीचे वाले में आ गया, तो यहाँ पे हमें मिलेगा RBr यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड हमें मिलेगा, साथ ही साथ सेम प्रोसेस से हमारा यहाँ पे पानी निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट यही अल्कोहल में, इसी अल्कोहल में हम, एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूं, इसी अल्कोहल में जैसे हम डालते हैं PX3, PX3 का मतलब फॉस्फोरस ट्राई हाइलोजन है ना, यहाँ पे ट्राई हाइलोजन है, याद रखना मतलब 3 हाइलोजन एक साथ लेना पड़ेगा हमें। तो याद रखना जैसे ही ये चीज होती है, सेम प्रोसीजर से OH अलग होगा, R अलग होगा, और जैसे ही OH और R अलग होगा तो ये जो आपको X3 दिख रहा है यानी कि 3 यहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं किसके, X के, मतलब हाइड्रोजन फैमिली के, ये अटैक करेगा R के साथ और हमारे को मिलेगा पूरा ओवरऑल 3 मोल RX का यानी कि एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे हमें मिलता है हमें यहाँ पे मिलता है फॉस्फोरस एसिड, ध्यान समझना, क्योंकि याद रखना ये जो P है, ठीक है, P और एक O, ठीक है, यहाँ पे P और O, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने एसिड भी यूज किया था, तो यहाँ पे हमें ये हमारा क्या है, ये हमारा है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, H3PO4, ध्यान समझना ये H3PO4 कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 मोल यूज कर लिया ना, जब हम 3 मोल यूज कर लेंगे तो देखो यहाँ पे 3 मोल यूज करने से हमें 3 हाइड्रोजन यहाँ मिल गए, 3 हाइड्रोजन मिल गए। ठीक है, फिर फॉस्फोरस भी 3, फॉस्फोरस तो एक है, खैर फॉस्फोरस तो एक ही है, अब जैसे हमने 3 यूज किया था तुम्हारे पास 3 ऑक्सीजन भी हो जाएगा, तो देखो 3 ऑक्सीजन भी है, 3 हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पे P हमारा एक ही है, ऐसे समझो बात को। हमने इस रिएक्शन में क्या किया है, ROH को 3 मोल में ले लिया। ठीक है, ROH 3 मोल जब लिया हमने तो R 3X के साथ मिलके 3 मोल ऑफ RX बन के निकल गया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, अब यही 3 तो ये भी है ना, तो ये 3 का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये 3 है, स्टोइकियोमेट्री 3 है, तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, H3 लिख दो, 3 है, ऑक्सीजन को भी 3 बनने मतलब H3, एक फॉस्फोरस बचा P लगेगा, और O3 यानी H3PO3 यानी हमारा फॉस्फोरस एसिड यहाँ पे बनके निकल गया। बात आई समझ में, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन इसको ध्यान से देखो, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चीजें समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है अल्कोहल, किसे हम, अल्कोहल में हम क्या डालते हैं, हमारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5। PCl5 की कहानी समझ लो, जब भी कभी PCl5 टूटता है ना, ये हमेशा PCl3 और PCl2 में टूटता है। अगर Cl3 निकल गया तो ये 2 का डजंट मैटर, लेकिन Cl3 तो आपको निकालना ही निकालना है। जैसे ही PCl5 है, सिंपल फंडा है, आप अल्कोहल में से R को अलग करो, OH को अलग करो, आपका जो क्लोराइड यानी कि जो हेलोजन ग्रुप है, देखो 5 क्लोराइड है यहाँ पे, एक क्लोराइड R के साथ एल्किल ग्रुप के साथ अटैच होके हमारा बना देगा RCl। हमारे पास अभी भी 4 क्लोरीन बचे हैं, 4 क्लोरीन जो बचे हैं उसमें से हमारा, ध्यान समझना, 4 क्लोरीन जो बचा है उसमें से हमारा
POCl3 बन के निकलेगा। 3 क्लोरीन यहाँ यूज हो जाएंगे, 3 क्लोरीन यहाँ पे यूज हो जाएंगे। और याद रखना, अब यहाँ पे 3 क्लोरीन यहाँ यूज हुआ है, एक यहाँ पे 4 क्लोरीन, एक बचा है, एक बचा है, तो यहाँ पे HCl के साथ निकल जाएगा। ठीक है, याद रखना HCl के साथ निकल जाएगा जो कि अल्कोहल का H है। ठीक है, और अल्कोहल के पास ये जो ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन यहाँ पे POCl3 में कंबाइन होने में काम आया। समझ में आया या फिर मैं फिर से बताऊं? देखो एक बार और बता देता हूं मैं इसको थोड़ा सा लिटिल बिट क्लियर करके। देखो हुआ क्या यहाँ पे, समझिएगा। R के साथ एक क्लोरीन निकल गया, RCl, बचा हमारे पास 4 क्लोरीन। ठीक है, अब फास्फोरस एक है, फास्फोरस एक है। ठीक है जी, अब एक ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन को अटैच करेगा। ठीक है, और 3 मैंने बोला था जब PCl5 टूटेगा PCl3 तो निकालना ही, यानी POCl3 निकलेगा। जब POCl3 निकलेगा, 3 क्लोरीन इधर यूज हो गए, एक इधर 4 क्लोरीन का यूज हो गया, एक क्लोरीन बचा है और हाइड्रोजन बचा है। ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहां से मिल के दोनों HCl निकाल देंगे, एसिड निकल गया हमारा HCl। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट है पायरिडीन का यूज करते हैं हम, यानी कि SOCl2 का यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम SOCl2 का यूज करेंगे तो सिंपल से वही R और OH अलग करना है, R के साथ Cl जुड़ जाएगा, बनेगा RCl यानी कि अल्काइल क्लोराइड। और याद रखना इसी तरह जब SOCl2 टूटता है तो हमेशा SO2 गैस निकलेगी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, HCl गैस रिलीज होगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्जीन्स प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डार्जीन्स प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी रिएक्शन आपको क्लियर हो गई कैसे हमने अल्कोहल से हेलोजन बनाया। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ कुछ बातें कह रहा है कि इन ग्रुप्स प्रोसेस या फिर ग्रुप्स मेथड। ग्रुप मेथड कौन सा था, याद आएगा? पहला, जिसमें हम लोग लुकास रिएजेंट ले रहे थे। इन ग्रुप्स मेथड ZnCl2 इज यूज्ड टू वीकन द COH बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब जो ग्रुप प्रोसेस है उसमें से हम, क्योंकि हमें जिंक क्लोराइड का ZnCl2 का Cl यूज करवाना है ना अल्काइल के साथ, दारू के R के साथ, तो इसको तोड़ने, ध्यान समझना, ग्रुप्स प्रोसेस में ZnCl2 जो है हम कहा किस लिए यूज करते हैं? ZnCl2 का यूज हम करते हैं ताकि हम कार्बन और हाइड्रोक्सिल यानी कि COH के बॉन्ड को तोड़ सकें। और यहाँ पे यही तो है COH। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लियर करके लिखता हूं मान लो, तो ये क्या है? देखो यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप क्या है? CH3OH ही तो है, मतलब C और OH के बीच का बॉन्ड है। इसको तोड़ने में कौन हेल्प करता है? लुकास रिएजेंट का ZnCl2 क्या करेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को वीक कर देगा ताकि ये आसानी से टूट सके और फर्दर रिएक्शन हो सके। कह रहा है इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, अगर यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल होता तो ZnCl2 जो है वो रिक्वायर्ड ही नहीं होता, वो अपने आप ही टूट जाता। ठीक है, कोई जरूरत नहीं होती फिर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट और स्टार पॉइंट है ये। कह रहा कि द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड, तो इसी तरह जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा हेलोजन एसिड के साथ वो सबसे ज्यादा बनेगा HI का, देन HBr, देन बनेगा हमारा HCl के साथ। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा सबसे ज्यादा HI, देन HBr, देन HCl। ठीक है, अब इसको ऐसे समझना, मोर द साइज ग्रेटर द डिसोसिएशन, और ग्रेटर द डिसोसिएशन इट मींस ग्रेटर द एसिडिटी। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट एक और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डार्जीन्स प्रोसेस है। डार्जीन्स प्रोसेस कौन सा था? ये लास्ट वाला, याद आया क्या? इसमें हम SOCl2 का यूज कर रहे थे और पायरिडीन का यूज कर रहे थे, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं डार्जीन्स प्रोसीजर। डार्जीन्स प्रोसीजर जो है, डार्जीन्स प्रोसीजर इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में भी आ सकता है कि एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड आज तक का कौन सा है, तो बोलना डार्जीन्स प्रोसीजर इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। कहां से? फ्रॉम अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है, दारू। सिंस बोथ द बाई प्रोडक्ट, जो इसमें दोनों बाई प्रोडक्ट है यानी कि SOCl2 सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड SO2 और HCl आर गैसियस एंड एस्केप इजिली, क्योंकि ये जो दोनों गैस हैं और दोनों बड़े प्यार से अलग हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट बड़े आराम से और क्लियर मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डार्जीन्स प्रोसेस। ठीक है जी, आइए सेकंड तरीका देखते हैं, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन में हम कैसे फ्री रेडिकल से हेलोजिनेशन कराते हैं? फ्री रेडिकल का नाम आया मतलब यहां समझ लेना हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का यूज दिखेगा। देखो कहता है CH3 CH2 CH2 CH3, हमने यहाँ पे
एल्केन यूज किया है। कौन सा एल्केन है भाई ये बताओ। देखो एक कार्बन, दो, तीन, चार, चार के लिए क्या करते हैं, मिथ ईथ प्रो ब्यूट, मतलब यहाँ पे हमने ब्यूटेन लिया है। ब्यूटेन में हमने जैसे ही डाई मतलब Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, जैसे यहाँ पे Cl2 के प्रेजेंस में हमने इसमें यूवी लाइट और कुछ अमाउंट में हीट प्रोवाइड किया, तो हमें क्या मिला देखो, देखना ध्यान से, यहाँ पे हमको कुछ ऐसा दो प्रोडक्ट देखने को मिला। एक प्रोडक्ट ऐसा था और दूसरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ध्यान समझना, यहाँ पे आप सिंपली अल्फा हाइड्रोजन से भी देख सकते हो। जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों में देखो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, इधर में 2, मतलब यहाँ पे टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इससे डायरेक्टली अटैच एक कार्बन, यहाँ पे 2, यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, याद रखना जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब देखते हैं हम इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब कि जाहिर सी बात है HX की बात कर रहा है, ये HX की बात कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर रहा है। कहां पे, एल्कीन में। एल्कीन मींस डबल बॉन्ड में। ठीक है, ध्यान समझना। अब ये डबल बॉन्ड जो है इसको हमें खोलना है, ध्यान समझना, HBr डालेंगे। ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को आपको आधा ऐसे करना है, ये आधा इधर लटका दो, आधा ये इधर लटका दो। ठीक है, अब समझना, HBr जब टूटेगा H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। अब ये Br जो नेगेटिव पार्ट है, कैसे पता करें ये नेगेटिव पार्ट कहां को चिपकेगा। याद रखना यहीं पे मार्कोनिकॉफ रूल यूज होता है कि नेगेटिव पार्ट वहां चिपकता है जहां पे कार्बन का नंबर ज्यादा। ठीक है, अब ये HBr जो है, ये HBr सिंपली मिडिल कार्बन पर जोड़ेंगे ताकि हमें यहाँ पे अटैच्ड कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा मिल जाए। ठीक है, और हमारे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ से हम अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि डबल बॉन्ड से हम सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, इसी तरह इसको देख लो, इसमें भी HBr डाला हमने, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड डाला इसमें, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे अटैच है। ध्यान समझना, यहाँ पे ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी रिएक्शन, सबसे मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन की खास बात जानना कि इसमें हम लोग यूज करते हैं एसीटोन। एसीटोन क्या होता है सभी को पता है, खासतौर पर लड़कियों को पता है, ये नेल पॉलिश रिमूवर की तरह यूज होता है। नेल पॉलिश रिमूवर, it is also used as it is also used as nail polish remover, nail polish remover। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसमें RX यानी कि एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं और इस एल्काइल हैलाइड में हम डालते हैं, इस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड का, विद द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो होगा क्या, सोडियम जो एसीटोन है ना, ये हेल्प करता है RX के बॉन्ड को तोड़ने में। RX का बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो R अकेला बैठा रहेगा, R पॉजिटिव X नेगेटिव में टूटेगा। अब जैसे ये ऐसा टूटेगा और सोडियम और I, सोडियम पॉजिटिव और ये सोडियम पॉजिटिव और आयोडीन नेगेटिव में टूटेगा। आयोडीन नेगेटिव वाला पार्ट तुरंत अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पार्ट यानी R पे और बन जाएगा RI, और हमारा Na जो है पॉजिटिव वाला वो तुरंत X से अटैक होगा और बन जाएगा NaX यानी कि सोडियम हैलाइड, बन जाएगा हमारा सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है देखें, जैसे हम यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड का यूज करते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर फ्लोराइड यानी AgF के साथ, तो होता क्या है, सिंपल चीज देखो, इस एल्किल ग्रुप से ब्रोमीन अलग हो जाएगा और Ag से F अलग हो जाएगा और तुरंत ये एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे और ब्रोमीन चिपक जाएगा सिल्वर से, फ्लोरीन चिपक जाएगा एल्काइल ग्रुप से और बन जाएगा CH3F यानी एल्काइल फ्लोराइड, और यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। इसको हम स्वार्ज रिएक्शन को हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी कह सकते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है,
याद रखना यहाँ पे कह रहा कि हम डाई मर्क्यूरी डाई फ्लोराइड यानी मर्क्यूरी फ्लोराइड यानी Hg2F2 और COF2 और SbF3 कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द रिएजेंट ऑफ स्वार्ज रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे हम Hg2F2 COF2 SbF3 भी यूज कर सकते, कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रिएजेंट ऑफ स्वार्ज रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट। स्वार्ज रिएक्शन में एसीटोन की जगह इन सब चीजों का भी यूज कर सकते हैं, बट ये सब एक्सपेंसिव होता है। नेल पॉलिश रिमूवर आसान होता है मिलना, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। थर्ड है हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन की मैं बात करूं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम CH3COOAg मतलब कि ये हमारा सिल्वर एसीटेट जो है, ठीक है, इसको हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। होता क्या है, सिंपल सी बात है, ये COO नेगेटिव और Ag पॉजिटिव में टूटेगा और एक ब्रोमीन तुरंत इस पे अटैक करेगा CH3COO ग्रुप पे। देखो होता क्या है, यहाँ पे जैसे ही अलग होगा तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा CH3Br ग्रुप। ध्यान समझना, ये एल्काइल ग्रुप जो है अटैच करवाएगा एक ब्रोमीन से और बनेगा CH3Br मतलब एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। और Ag यहाँ पे दो ब्रोमीन है, Ag भी एक Br को लेके अलग होगा, बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। Ag एक लेके निकल गया, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूं फिर से। देखो सिंपल है, CH3 एक ब्रोमीन को लेके निकल जाएगा, बना देगा एल्काइल ब्रोमाइड यानी कि CH3Br, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर। सिल्वर भी एक ब्रोमीन लेके निकल जाएगा और बना देगा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है जी। लास्ट में बचा क्या हमारा, लास्ट में बचा CO2 और CO2 गैस बन के यहां से बाहर निकल जाएगा, सेपरेशन आसान हो जाएगा। समझ में आया? आइए जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हम हेलो एल्केन्स की। बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में, हम बात करते हैं BP MP ये सारी चीजें। तो आइए पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। याद रखना इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें आपको सभी को बहुत प्यार समझाया था, वहां पे आप देख लेना, ज्यादा मजा आएगा आपको। खैर यहाँ भी देख लो। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा BP होता है RI, देन RBr, देन RCl, देन RF का। अगर मैं इसको रिलेटिवली बात करूं तो CH3 CH2 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 CHBr, ये ऑर्डर, खैर आप ये ऑर्डर देख लेना। आइए इसकी कुछ जरूरी बातें बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड की मजबूती, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो एल्केन डिक्रीज होती है जैसे ही एज द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज। मतलब कहने का मतलब हेलोजन एटम जैसे ही बड़ा होगा स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो यहां से एक बात समझ में आ गया, सबसे कमजोर होगा आयोडीन क्योंकि वो सबसे नीचे सबसे साइज में बड़ा। जी हाँ, इसीलिए ये ऑर्डर यहां बना, सबसे ज्यादा CH3F एल्काइल फ्लोराइड, देन एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड, देन एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल आयोडाइड। मतलब एज कहने का मतलब मैं यहां कह सकता हूं क्या, ग्रेटर द साइज लोअर द स्ट्रेंथ। तो मैं कहूं क्या, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। क्या ये बात सच है? जी हाँ, जितना ज्यादा साइज उतना कम स्ट्रेंथ और जितना कम साइज उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। थर्ड है फिजिकल पॉइंट डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस। भाई देखो डाइपोल मूवमेंट क्या है, डाइपोल मूवमेंट की मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर हो रहा है, मूवमेंट दिशा। मान के चलो जैसे मैं बात कर लूं आपसे CF3 की, मान लो एक कंपाउंड है CF3, ठीक है जी। देखो फ्लोरीन की EN आप सभी को पता है, सबको बहुत ज्यादा 3.98 मतलब लगभग 4 और कार्बन की, नॉर्मल कार्बन की कितनी है, लगभग 2.5, ठीक है। अब भाई ऊपर नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और इधर ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। देखो तो ये यहाँ पे बन गया 120 डिग्री, और आप सभी को पता है 120 डिग्री पे जो वेक्टर होता है वो नल वेक्टर हो जाता है, मतलब 0 डिग्री। तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट यानी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगा जैसे ही इसकी EN कम हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। और EN कैसे, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की 4, देन क्लोरीन की 3.5, देन ब्रोमीन की 3, देन आयोडीन की
लगभग 2.5 ऐसा। देख रहे हो ऊपर से नीचे कम हो रही है, तो ऊपर से नीचे कम हो रही है मतलब डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। इसी तरह फोर्थ हमारा हेलो एल्केन्स जो हैं, दो पोलर हेलो एल्केन्स जैसा कि पोलर हैं बट आर इनसोल्यूबल इन वाटर, लेकिन पानी में ये घुल नहीं पाते, एज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखो हेलो एल्केन पोलर हैं, मतलब उनके पास दिशा है, तब भी वो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। ठीक है जी। डेंसिटी की ऑर्डर की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा होता है आर आई की डेंसिटी, देन आर बी आर, देन आर सी एल, देन आर एफ। कहने का मतलब फॉर द सेम एल्किल ग्रुप के लिए ये होगा। ठीक है। और इसी को मैं प्रॉपर बात करूं तो देन CH3I एल्काइल आयोडाइड, देन C2H5 आई, देन C3H7I। ठीक है, ऐसा होगा, मतलब जिसका कम उसका ज्यादा। ठीक है। आइए बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के कुछ केमिकल रिएक्शंस की मैं बात करूं, जैसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN1। देखो SN1 और SN2 मैं यहां से समझा देता हूं, बहुत आसान, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझा रखा है। तो एक बारी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ SN1 SN2 को समझाने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बारी समझा रखा है। देखो, और इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, तो प्लीज वहां पे जाके आप जरूर देखें। SN1 SN2 मैं यहाँ समझा देता हूँ जल्दी से, थोड़ा क्विक हो जाएगा। ठीक है, टाइम बच जाएगा। SN1 नाम SN1 है, होती है 2 स्टेप में। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का न्यूक्लियोफिलिक, वन का मतलब है यूनी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में। नाम है SN1, होती है 2 स्टेप में। ठीक है, समझना। देखो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन एटम अटैच होता है 3 एल्काइल ग्रुप से। ठीक है जी। और 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो हम इसको बोलते हैं 3 डिग्री। अब यहां से इस कार्बन से अटैच है क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, साथ साथ इसके भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तुरंत इस कार्बन पे बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। और देखो, जो इस साइड तीनों एल्किल ग्रुप एक साइड थे एक दूसरे के ऊपर, तुरंत ये 2 एल्किल ग्रुप इस साइड आ गए, और ये लास्ट वाला नीचे वाला एल्किल ग्रुप इधर को आ गया। मतलब ये इनकी पोजीशंस कुछ ऐसी हो गई। ठीक है। ठीक है, अब इनकी पोजीशंस ऐसी हो गई, साथ साथ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। यही सबसे खास और सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बनाता है SN1 रिएक्शन की, कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ SN1 रिएक्शन। जो 2 स्टेप में होती है उसमें से पहला स्टेप ही है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का बनना। अब कार्बोकैटायन बन गया है, मतलब गरीबी आ गई है, मतलब गरीबी आ गई है, समझना। अब इस कार्बोकैटायन पे सेकंड स्टेप में क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल आर नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड, मतलब यहां पे हम न्यूक्लियोफाइल को लेते हैं एज अ OH नेगेटिव। अब आप सभी को पता है OH नेगेटिव जैसे ही अप्रोच करेगा इस कार्बोकैटायन पे, देखना। अब एक बात और देख सकते हो, यहाँ पे कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे देखो इससे डायरेक्टली अटैच एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और इससे डायरेक्टली अटैच ये 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन है। बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है ये इस समय। ठीक है। जैसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये जो तीनों एल्काइल ग्रुप इस पोजीशन में आ गए थे, ये वापस पहले जैसी पोजीशन में हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ऐसा। और यहाँ पे OH ग्रुप चिपक गया होगा। और यही हमारा सेकंड स्टेप ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पहले स्टेप में जिसमें कार्बोकैटायन का बनना होता है। ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखना, कार्बोकैटायन जब बनेगा मतलब गरीबी आई है, और गरीबी आई है तो उसको पूरा कौन करेगा, जब अमीर आदमी चिपके। आप सभी को पता है एल्किल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। एक प्लस आई ग्रुप लगाएगा, एक और प्लस आई ग्रुप लगाएगा। कहने का मतलब मैं कह दूं क्या, द मोर द प्लस आई ग्रुप द मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जी हाँ, तो मैं कह सकता हूं इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जितना होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होगी। हाँ, तो ऑर्डर बन जाएगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री मतलब 3 एल्काइल ग्रुप होंगे तो ज्यादा दे देंगे, जल्दी दे देंगे, देन 2 देन 1। ठीक है जी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। आइए बात करते हैं SN2 की। SN2 नाम 2 है, होती है सिंगल स्टेप में। ठीक है जी। सेम उसी तरह 3 एल्किल ग्रुप हम ले लेंगे। ठीक है, एल्किल ग्रुप जो होते हैं ना, इनको हम दरअसल बोलते हैं बल्की ग्रुप भी बोलते हैं, इनको हम बल्की ग्रुप से भी जानते हैं।
ठीक, सेम कहानी क्लोरीन है, क्लोरीन पे आप सभी को पता है 3 लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है, किस पे, क्लोरीन पे। लेकिन जब अटैक करने की कोशिश करता है तो देखता है क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है भाई साहब, 3 पेयर लोन पेयर है, साथ साथ ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है। तो यहाँ पे जाता है तो लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आगे से अटैक नहीं कर पाता। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि SN2 में फ्रंट अटैक नहीं होता। तो OH ग्रुप क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, आगे से नहीं तो पीछे से हम करेंगे, पीछे से अटैक करेंगे। जैसे ये पीछे से अटैक करना तो चाहता है, रिपल्जन तो नहीं है लेकिन इसको तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप हैं, अब 3 बल्कि ग्रुप हैं तो पूरे जगह को घेरे हैं, तो यहाँ पे घुसने में तकलीफ होगी। तो मैं यहाँ पे अभी ऑर्डर बता दूं क्या, इसका मतलब यहाँ पे SN2 में जितना कम एल्काइल ग्रुप होगा उतनी ज्यादा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। जी हाँ, यहाँ ऑर्डर यही बनेगा, यहाँ पे ऑर्डर बनेगा 1 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। मतलब एक एल्किल ग्रुप है तो बहुत प्यार से पीछे से घुस जाएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3 में तो तकलीफ होगी घुसने में, ठीक है। लेकिन जैसा तैसा पीछे घुस गया तो होगा क्या, सेम 2 एल्काइल ग्रुप इधर पोजीशन कर लेंगे, एक नीचे को चला जाएगा, कुछ ऐसी पोजीशनिंग कर लेंगे, ठीक है जी। यहां पे आप देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी पीछे से कंप्लीट जुड़ा नहीं है, इसलिए यहां पे देखो डॉटेड स्ट्रक्चर है, और कंप्लीटली जब जुड़ा नहीं है तो कंप्लीटली क्लोरीन अभी निकला नहीं है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट स्टेप। और एक बात और जान लेना, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, आप एक चीज नोटिस करना, जैसे OH इधर कंप्लीटली चिपक जाएगा तो ये OH कंप्लीटली चिपकेगा तो ये कंप्लीटली निकल जाएगा, और जैसे ही कंप्लीटली निकल जाएगा ये तीनों मिलके इस साइड आ जाएंगे। देखो OH इधर आ गया और इनकी पोजीशन जस्ट रिवर्स हो गई, इनवर्स हो गई, तो मैं कह दूं क्या, यहाँ पे वॉल्डर इन्वर्जन होगा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पे वॉल्डर इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी होता है, तो मैं कह दूं क्या, फॉर्मेशन ऑफ वॉल्डर इन्वर्जन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ SN2 रिएक्शन। बिल्कुल सही बात, वही सेम चीज ऑर्डर 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री जो कि मैंने बता दिया। तो ये थी हमारी SN1 और SN2 की कहानी, जो कि मैंने एक बार में समाप्त कर दी। आइए सीधा इनकी रिएक्शन देखते हैं। हमारे को यहाँ पे C2H5Br यानी कि एल्किल ब्रोमाइड मिलता है, उसकी रिएक्शन अगर हम KOH के साथ करते हैं, एक्वेसिक KOH, तो ये तुरंत क्या करेगा, अलग होगा, और C2H5 किससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, और बना लेगा यहाँ पे पीने वाली दारू इथेनॉल। ये क्या है हमारी, इथेनॉल, पीने वाली दारू, ठीक है जी। और KBr निकल जाएगा एज अ हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसी हम एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, यहां पे हमको मिलेगा C2H5NH2, C2H5 का होल ट्वाइस NH और C2H5 का होल थ्राइस N। आप एक चीज यहां नोटिस कर पाओ तो यहां पे हर स्टेप में हाइड्रोजन कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो अमोनिया है NH3 को हर स्टेप में हम NH3 से NH2 लाएंगे, देन हम यहां से NH मिलाएंगे, देन हम N में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमको यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजन को हटाना है। तभी यहाँ पे देखो पहले में H2 था, NH2, देन NH बचा, देन N बचा, ठीक है। तो हमको लास्ट में C2H5 का होल फोर Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव, याद रखना जब दो चार्जेस एक ही कंपाउंड मिल जाए तो हम इसे बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, कुछ ऐसा, ठीक है। और याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस। याद रखना हॉफमैन अमोनोलाइसिस में हम कोशिश करते हैं प्योर नाइट्रोजन को पाएं, ताकि क्यों भाई, हम अमोनिया में से हाइड्रोजन क्यों हटा रहे हैं भाई, जब तक हाइड्रोजन हटेगा नहीं तब तक हमारा ब्रोमीन यानी मतलब हैलाइड ग्रुप चिपकेगा नहीं, तो इसलिए हम कंप्लीट हाइड्रोजन को अलग सेपरेट करते हैं ताकि ब्रोमीन को जोड़ सकें, और इसी को हम बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस, ठीक है। देन इसी अल्काइल ब्रोमाइड को KCN के साथ डालते हैं, यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ये बनाता है हमारा KCN में से K प्लस CN माइनस में अलग होगा,
ये C2H5 प्लस और Br में माइनस में अलग होगा, K पॉजिटिव अटैक करेगा Br पे तो बनेगा KBr निकलेगा, और Cn नेगेटिव C2H5 के साथ निकलेगा तो बनेगा C2H5Cn, C2H5Cn। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि अगली रिएक्शन क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम जैसे ही हम AgCN यानी कि सिल्वर साइनाइड के साथ इसको हम यूज करते हैं, तो याद रखना सिल्वर साइनाइड के साथ हम यहाँ पे कोवेलेंटिक लेते हैं, तभी हमें इसका अलग फॉर्म मिलता है, साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड मिल जाएगा यहाँ पे हमें। और इसी को हम लोग कार्बोलामीन रिएक्शन में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर टेस्ट भी, कार्बोलामीन टेस्ट भी बोलते हैं उसको, है ना। देखो AgCN जब हम यूज करते हैं इसमें तो हमें C2H5Cn की जगह Nc मिल जाता है। Nc को बोलते हैं आइसोसाइनाइड और Cn को बोलते हैं साइनाइड, तो ये हमारा क्या है, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और हमारा सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। इसी को हम अगर जैसे ही KNO2 के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है C2H5ONO, और इसे हम लोग बोलते हैं इथाइल नाइट्रेट। ONO का NO का मतलब ये NO2 है, ठीक है, ये ऐसा है C2H5NO2, और इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल नाइट्राइट। ठीक है, और KBr हमारा सेपरेट हो जाता है। अब इसी तरह अगर हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ लेते हैं तो हमें मिलता है क्या, नाइट्रोइथेन। नाइट्रोइथेन मतलब C2H5NO2, C2H5NO2, अरे ये तो सेम। इसी को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे AgBr अलग हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जब हम इसे इथाइल ब्रोमाइड के साथ यूज करते हैं RONA के साथ हम यूज जब करते हैं, यानी कि हम ईथर की बात कर रहे हैं ROR, तो यहाँ पे हमें C2H5OR- मिलता है और NaBr अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगर मैं नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हम सोडियम विथ ट्रिपल बॉन्ड, हमारा कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हम हीट यूज करते हैं, तो याद रखना हमें ये जो हमारा C2H5 है ना, इस C2H5 के साथ हमारा ट्रिपल बॉन्ड CH जुड़ जाएगा और हमारा Na जो है ये ब्रोमीन को लेकर निकल जाएगा, यानी NaBr सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। जब हम इसी को हम RCOOAg के साथ हीट करते हैं तो वही सिमिलर प्रोसेस, Ag जो है Br को लेकर अलग हो जाएगा AgBr, और RCOO में हमें यहाँ पे C2H5 जुड़ता दिखेगा और बन जाएगा C2H5OCOR। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये हमारा COOR- भी है, मतलब ये C2H5COOR हमें मिल गया। ठीक है, आइए कुछ इसकी खास बात जानते हैं। देखो जो KCN है ना, पोटेशियम साइनाइड, ये हमारा प्रीडोमिनेंटली आयनिक फॉर्म है। अगर साइनाइड बनेगा तो वो आयनिक फॉर्म है, अगर आइसोसाइनाइड बनेगा तो वो कोवेलेंटिक फॉर्म हमने लिया है। KCN जो है वो आयनिक फॉर्म है एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन, यानी कि CN इन सोल्यूशन। ठीक है, विच इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट मतलब दो अटैचमेंट साइट होती है जिसमें, एंड बाइंड विथ कार्बन साइड टू फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट, और कार्बन साइड से चिपकने से उसके पास मेजर प्रोडक्ट होता है। वाइल जब हम सिल्वर साइनाइड लेते हैं ना, ये हमारा कोवेलेंटिक फॉर्म, और यहाँ पे हमें आइसोसाइनाइड मिलेगा एंड फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। मतलब समझ रहे हो, जब हम पोटेशियम साइनाइड लेंगे, भाई पोटेशियम क्या है, मेटल है, मतलब ये मेटल नॉन आयनिक फॉर्म बनाएगा। ठीक है, आयनिक फॉर्म बनाएगा तो इससे जो हमें मिलेगा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो साइनाइडिक मिलेगा। लेकिन अगर हम जब AgCN लेते हैं, मतलब हमारा क्या है, AgCN मतलब हमारा ये, अगर हम AgCN को एज अ कोवेलेंटिक फॉर्म लेते हैं तो ये हमारे को देगा आइसोसाइनाइडिक फॉर्म, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कह रहा लाइक KCN एंड KNO2 फॉर्म्स RONO while AgNO2 produces RNO2 एज अ प्रोडक्ट। सिमिलर लग रहा है, लेकिन ये विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू रेजोनेंस। विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है, अब रेजोनेंस होगा मतलब डबल बॉन्ड है। हाँ, अब वही कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, जो कि मैंने बता दिया, SN1 टाइप जिसकी मैकेनिज्म ये है, मैंने इसको बता दिया। ठीक है, इसका ऑर्डर और ये सारी बातें मैंने अभी जस्ट बता दी, सब कुछ बता दिया है मैंने। ठीक है, और हमारा ये SN2 भी मैंने पूरा बता दिया, इसकी भी रिलेटेड सारी बातें मैंने यहाँ पे रिलेटिवली, स्टेबिलिटी, रेजोनेंस, सब कुछ मैंने बता दिया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन, की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ लो। अच्छा समझा ही देता हूँ। देखो
जैसे ही इसमें से हमने एक ब्रोमीन को अलग किया, ब्रोमीन को अलग यहां से किया, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहां पे आएगा तो इस जगह पे बना लेगा डबल बॉन्ड, और जैसे यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये चार्ज यहां आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अगले स्टेप में ये देखो, अगले स्टेप में यहाँ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ठीक है। अब जब यहाँ पॉजिटिव आ गया है तो ये पीछे का जो बॉन्ड है यहाँ पे आके कोशिश करेगा इसको फिलअप कर दें, तो ये बॉन्ड आके यहाँ आ गया और इस कार्बन पे पॉजिटिवनेस आ गई, ये कि नेक्स्ट बॉन्ड में यहाँ देखो यहाँ पॉजिटिवनेस आ गई। ठीक है, ठीक। अब एक बात और समझना, जैसे यहाँ पॉजिटिवनेस आ गई तो अब वापस क्या होगा, तो वापस ये वाला जो है ये यहाँ पे इसकी फिलअप करेगा। जैसे ये यहाँ फिलअप करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये बॉन्ड जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ खालीपन और यहाँ पे खालीपन। लेकिन यहाँ पे जब खालीपन होगा ना तो ये वाला डबल बॉन्ड इस जगह को भरने के लिए यहाँ भर देगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब ये इंटरचेंजिंग होता रहेगा। कहने का मतलब ये है, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेपरेट समझा दिया हूँ, प्लीज एक छोटी सी वीडियो देख के आना, यहाँ पे हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ऐसे समझो, बॉन्ड जाएगा तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन खाली होगा, उसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव को भरने के लिए पीछे वाला एक बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन देगा एज अ बॉन्ड। मतलब आप चार्ज हटाओगे तो बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड हटाओगे तो चार्ज बनाओ, ऐसा समझ लो। ठीक है, रिलेटिवली रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर सेम एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा, Ri देन RBr देन RCl देन RF, जो कि बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है, ध्यान से समझो, इसमें हम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ बीटा एलिमिनेशन कराते हैं, ध्यान समझना, इसमें हम बीटा एलिमिनेशन करवाते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच हेलोजन इज फॉर्म अल्फा कार्बन एटम एंड द हाइड्रोजन फॉर्म्स अल्फा कार्बन अकॉर्डिंग टू द सेडजेफ रूल। ठीक है जी, देखो होता क्या है समझो, इस वाले कार्बन पे हमारा ब्रोमीन ग्रुप है, इस वाले कार्बन पे हमारा ब्रोमीन ग्रुप है। ठीक है, इसमें हमने डाला अल्कोहलिक KOH और यहां से हमने KBr निकाला और पानी निकाला। जैसे ही KBr निकालेंगे और पानी निकालेंगे तो होगा क्या, इस वाले और इस वाले कार्बन के बीच में हमारे पास दो बॉन्ड दिखेगा जिसका नाम हो जाएगा ब्यूट-2-ईन, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ऐसा कैसे होगा उसको देखते हैं। देखो, इस वाले कार्बन पे है दो हाइड्रोजन, यहाँ पे है एक हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन हम लेंगे। ठीक है, और ये ब्रोमीन हटा के इसका लेंगे, मतलब दोनों का आधा आधा हम चिपकाएंगे और दोनों को में से एक हम बना देंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा देंगे और हमारे को मिल जाएगा ब्यूट-2-ईन, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब एक बात समझने वाली है, कैसे हम फाइंड करें कि यार यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर। अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता, यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को हम इधर खुलवाते, ये ब्रोमीन वाले बॉन्ड को हम इधर खुलवा देते, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनता जो कि हमारा माइनर है। अब कैसे पता करेंगे कौन सा माइनर कौन सा मेजर, देखो ध्यान से, इसको मैं क्लियर समझाता हूँ। कहने का मतलब समझो ध्यान से, ब्रोमीन को हम हटाएंगे भाई, बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे, ब्रोमीन को हटाएंगे तो ब्रोमीन के बॉन्ड को हम एक बार इधर ला सकते हैं, एक बार इधर ला सकते हैं। अब डिपेंड करेगा इधर और इधर, तो मतलब हमारे पास दो प्रोडक्ट बना, एक बार इस इधर डबल बॉन्ड बना, ये वाला कैसे फाइंड आउट करें, देखो जो डबल बॉन्ड बनेगा वो दो कार्बन के बीच शेयर होता है, इसमें और इसके कार्बन के बीच शेयर हो रहा है। ठीक है, अब इन कार्बन से जो अटैच डायरेक्ट कार्बन है, इस वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन है, तो ये कार्बन बन गया हमारा अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन है ये वाला, ये हमारा बन गया अल्फा हाइड्रोजन, और इधर अल्फा हाइड्रोजन है कितने, 3 अल्फा H है। और वैसे ही इस कार्बन से अटैच डायरेक्टली ये वाला कार्बन है, तो ये वाला कार्बन बन गया अल्फा कार्बन, और इससे डायरेक्टली अटैच ये वाला हाइड्रोजन बन गया क्या, ये वाला हाइड्रोजन बन गया अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल 3 + 3 मिलके बन गया 6, यहाँ पे हमको मिल रहे हैं 6 अल्फा H। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखूं तो ये डबल बॉन्ड शेयर हो रहा है इस वाले कार्बन के बीच और इस वाले कार्बन के बीच, ये वाला कार्बन हमारा बन गया अल्फा कार्बन, और इससे अटैच ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, और इससे अटैच कार्बन ये वाला, इससे हाइड्रोजन ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसमें है 2, तो 2 + 2 मिलके बने यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा H। तो यहाँ पे इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से वाला प्रोडक्ट हमारा बन गया मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात? चल नेक्स्ट है ईज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन अमंग हैलाइड्स। हैलाइड्स में किनमें डिहाइड्रोजनेशन अच्छे से होगा, सब ज्यादा 3 डिग्री में होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, इसका ऑर्डर कुछ ऐसा है, देख लेना। नेक्स्ट है रिडक्शन। आइए रिडक्शन करके देखते हैं। रिडक्शन आप सभी जानते हो, हाइड्रोजन को ऐड कर देना, रिडक्शन, या फिर
ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, ठीक है। तो C2H5Br में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, मतलब रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और 575 केल्विन टेम्परेचर पे। होगा क्या, ये टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ये बनेगा HBr बन के निकल जाएगा और C2H5 हमारा बच जाएगा। ये हमारा क्या है, मीथेन, सॉरी इथेन, ठीक है। इसी तरह सिमिलर प्रोसेस ये C2H5I अलग होगा HI। तो यहाँ पे एक ये वाला आयोडीन और ये वाला आयोडीन मिलके डाई आयोडीन अलग हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसमें चिपक के ये बन जाएगा C2H5 था, एक हाइड्रोजन और चिपक गया C2H6 बन गया, मतलब हमारा यहाँ पे एल्केन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विथ मेटल। आइए देखते हैं आखिर ये रिएक्शन विथ मेटल कैसे होता है। पहला है हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में है देखो 3 तरीके के वुड्स फिटिक और फिटिक। वुड्स रिएक्शन देखो क्या है, Rx के प्रेजेंस में हम यहाँ पे 2 मोल सोडियम लेंगे और XR वही Rx ही है, ये हमने इनएंसीमेरिक फॉर्म लिखा है। इसकी रिएक्शन हम करेंगे डाई ईथर के फॉर्म में, और यहाँ पे हम दोनों R को मिला देंगे, हमको यहाँ पे एल्केन बनाना है। याद रखना वुड्स रिएक्शन में हम एल्केन बनाते हैं और हम यहाँ पे सोडियम आयोडाइड अलग करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। वुड्स फिटिक में, फिटिक मतलब फिट रहना है, तो साइकिल ध्यान समझना। क्लोरीन वुड्स फिटिक में क्या होता है, हमको सिंपल सा C6H5Cl में और CS3Cl में से दोनों Cl को तोड़ना, एक Cl एक सोडियम के साथ जाएगा, दूसरा Cl भी एक सोडियम के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 मोल सोडियम लिए ही हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, 2 मोल NaCl। देखो 2 Na 1 Cl प्लस 1 Cl 2 Cl, तो 2 मोल NaCl हमें अलग हो गया। अब बचा क्या, C6H5 और CS3, और C6H5Cl3 यहाँ पे अलग हो जाएगा, ये भी ड्राई ईथर के ही प्रेजेंस में होगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान समझना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मेटल एक नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक। वही कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नेवर आइसोलेटेड, कभी अलग नहीं किया जा सकता इन सॉलिड स्टेट में, एज इट एक्सप्लोडेड इन ड्राई स्टेट, क्योंकि ये एक्सप्लोड हो जाता है ड्राई स्टेट में। सो इट इज यूज्ड एज इथेरियल सोल्यूशन, इथाइल के सोल्यूशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप जानते हो, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। 1 क्लोरोप्रोपेन को हम 573 केल्विन टेम्परेचर देते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रखते हैं, तो यही क्लोरीन जो है बीच के कार्बन पे अटैच हो जाएगा और रिलेटिवली ये ज्यादा स्टेबल है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, आइसोमेरिक कंपाउंड, ठीक है जी। आइए हम पढ़ते हैं अब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन्स की बारी आ गई, ठीक है। अब पहला है बाई हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हम अब बनाएंगे अराइल हैलाइड, ठीक है। देखो हमारे पास बेंजीन थी, बेंजीन में हमने डाल दिया डाइक्लोरीन, और किसके प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में, फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में डालेंगे, और ये रिएक्शन होगी डार्क में, और इसमें हम 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। होगा क्या, क्लोरीन सीधा यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हमारे को मिलेगा क्लोरोबेंजीन। और अभी भी ध्यान समझना, देखो बेटा ये क्या है, ये है हमारा बेंजीन, मतलब फॉर्मूला C6H6। अभी तो यहाँ पे कोई जगह खाली नहीं है, तो करेंगे क्या, हम C6H6 में एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, बनेगा C6H5, ठीक है। अब C6H5 बचा, मतलब एक पोजीशन अब अटैचमेंट खाली हो गई, तो इस C6H5 में हम एक क्लोरीन जोड़ देंगे, बनेगा C6H5Cl, जो कि ये है फॉर्मूला इसका, जो कहलाता है क्लोरोबेंजीन। अब जो क्लोरीन यहाँ पे हमने 2 लिया था, एक क्लोरीन खाली है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकला था, इस हाइड्रोजन को हम पकड़ के इस क्लोरीन से अटैच करवा देंगे और मिलकर निकाल देगा हमारा HCl निकल जाएगा, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि सबसे आसान, बहुत आसान होती है। सेकंड है बाई साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन मतलब साइड में जो चेन होगी उसमें हम हेलोजिनेट करवा दें। जैसे देखो ये हमारा CH3 मतलब हमारा इथाइल बेंजीन है इधर,
इसमें हमने डाइक्लोरीन डाल दिया। डाइक्लोरीन जैसे हमने डाला किसके प्रेजेंस में, 383 केल्विन टेम्परेचर और सनलाइट के प्रेजेंस में, करेंगे क्या, यहाँ से हम HCl निकालेंगे। पहले HCl हम निकालेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे CH3 की जगह बचेगा CH2 बचेगा, ठीक है। और याद रखना एक क्लोरीन हमने यहाँ अटैच कर दिया तो बचा CH2Cl। अब इसमें हम फिर क्लोरीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे, HCl निकालेंगे और सनलाइट डालेंगे। जैसे HCl डालेंगे तो एक और हाइड्रोजन निकलेगा, एक और हाइड्रोजन निकलेगा, एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, देखो एक और हाइड्रोजन कम हुआ। और यहाँ पर जो कि हमने Cl2 लिया था, ध्यान समझना, क्लोरीन निकलेगा लेकिन ये दोनों फिर जुड़ जाएगा, CHCl2 बन गया, ठीक है। फिर हम इसको दो क्लोरीन के प्रेजेंस में लेंगे, सनलाइट डालेंगे, HCl निकालेंगे। देखो HCl निकालेंगे मतलब यहाँ पे एक H जाएगा और एक Cl जाएगा, मतलब यहाँ पे CCl बचना चाहिए। हाँ, CCl पहले से था और दो Cl बाद में डाल दिया, CCl पहले से था, दो Cl और मतलब Cl3, मतलब CCl3 बन गया। ये हमारा कहलाता है बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड बन गया, ठीक है। याद रखना इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन के डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन पे NO2 पॉजिटिव और Cl, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। क्योंकि दो सॉल्ट है यहाँ पे, Na2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक। जैसे ही हम इसमें CuCl2 डालते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CuCl, कॉपर क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में जैसे ही इस रिएक्शन को हम कैरी करवाते हैं, हमको मिलता है यहाँ पे, हमें मिलता है यहाँ पे क्या, देखो ध्यान से, C6H5Cl, याद आया कुछ, क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। अरे ये ना, याद आया ये वाली स्ट्रक्चर जो अभी बनाया था पहले, क्लोरोबेंजीन। इसी तरह CuBr, अगर यही रिएक्शन कॉपर ब्रोमाइड के प्रेजेंस में और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के प्रेजेंस में होगी तो क्या बनेगा, C6HBr, मतलब ब्रोमोबेंजीन, और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। याद रखना क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन ये दोनों कहलाती है हमारी सैंड मेयर्स रिएक्शन, ये कहलाती है हमारी सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, माइंड मत करना, ये हमारी कहलाएगी सैंड मेयर्स रिएक्शन। नेक्स्ट है, यही डाइजोनियम सॉल्ट को हम कॉपर और HCl के प्रेजेंस में यूज कर दें, या फिर कॉपर और HBr के प्रेजेंस में यूज कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन, ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन, और इसी को हम लोग कहते हैं गटरमान रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गटरमान रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, गटरमान रिएक्शन, ठीक है जी। और यही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में हम अगर HBr डाल दें, हाइड्रोजन HBF4, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमो टेट्राफ्लोराइड, और 273 केल्विन टेम्परेचर में डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ ब्रोमोफ्लोराइड। और इसमें हम अगर हीट कर देंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे दो नाइट्रोजन निकल जाएगा और BF3 निकल जाएगा, और हमें मिलेगा C6H5F, यानी कि क्लोरोफ्लोराइड, सॉरी बेंजोफ्लोराइड। यहाँ पे पहले C6H5N2 पॉजिटिव और BF4 था, इसमें हम इसको हमने हीट किया, गर्म किया, गर्म करने से BF3 निकल गया, NO2 निकल गया, और हमें मिला क्या, बेंजोफ्लोराइड। इसी को हम लोग बोलते हैं बाल-सिजमैन रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं बाल-सिजमैन रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे हम नेक्स्ट रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में Ki डालते हैं और हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजो आयोडाइड और नाइट्रोजन और KCl अलग हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में हमें कई नेम रिएक्शन मिले, और नेम रिएक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, सैंड मेयर रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन और बाल-सिजमैन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फिनॉल से कैसे बना सकते हैं, देखो फिनॉल में हमने डाला PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, हमें मिलेगा C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और HCl निकल जाएगा, और देखो ध्यान से OH का O भी ऐड होगा तो POCl3। मैंने बोला था ना, जब भी PCl5 टूटेगा आपको किसी के साथ Cl3 या Cl2 तो निकालना पड़ेगा, और Cl3 यहां जरूर निकलेगा। आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड।
फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अराइल हैलाइड्स आर कलरलेस लिक्विड और कलरलेस सॉलिड्स विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कुछ इनकी कुछ अलग स्मेल होती है। बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो जनरली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द साइज, साइज इंक्रीज होने पे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है अराइल ग्रुप का और हाइड्रोजन एटम का। जैसे कि सबसे ज्यादा अराइल हैलाइड का बीपी, देन अराइल ब्रोमाइड, देन अराइल क्लोराइड, देन अराइल फ्लोराइड। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पैरा आइसोमेरिक या फिर मैं बोलूं प्राइमरी आइसोमेरिक जो होता है उसकी ज्यादा होती है, पैरा आइसोमेरिक की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो और मीजो। कहने का मतलब ध्यान समझो, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो, ये पोजीशन है मेटा, ये है पैरा। कह रहा है कि जो पैरा पोजीशन होगा ना, अगर इस पे कोई कंपाउंड जुड़ा है, जैसे कि पैरा पे जुड़ा है क्लोरीन, अच्छा सेम पोजीशन इधर भी, ये पैरा है, ये मेटा, ये ऑर्थो, ये पैरा। जैसे पैरा पे लगा है क्लोरीन तो पैरा वाला जो है वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी उसके रेदर देन ऑर्थो और मेटा। दिस इज बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्रिकल नेचर ऑफ पैरा आइसोमर, ठीक है, क्योंकि इस पे सिमेट्रिकल नेचर ज्यादा होता है, क्योंकि देखो ना यहाँ से इसको हम डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं। कह रहा है कि ड्यू टू रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन the CCl bond is shorter and hence its dipole moment is less than the cyclohexyl chloride, इसीलिए इसकी डाइपोल मोमेंट कम होती है, किससे? क्लोरोबेंजीन की डाइपोल मोमेंट इसीलिए कम होती है इन कंपैरिजन टू साइक्लोहेक्सा क्लोराइड। ठीक है जी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड, देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कह रहा है अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स कम रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी एट्रीब्यूशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्यों इनमें रिएक्टिविटी कम होती है? पहला रीजन तो रेजोनेंस डालो, देखो पहला रीजन ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ CX बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बाई रेजोनेंस आप आपस में ही खेल रहे हैं तो ऊपर कहां निकलेंगे? स्टेबलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन, बाय डीलोकलाइजेशन टर्म भी रेजोनेंस का ही पार्ट हो गया। थर्ड है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन, फिनाइल पे कार्बोकेटाइन है तो वो अनस्टेबल है, इसकी वजह से रिएक्शन पार्टिसिपेट कम करता है। कह रहा है हाउएवर अराइल हैलाइड्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, चूंकि अराइल हैलाइड पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं जैसे कि NO2 SO3H, कहां पे? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो वो किसमें फिर वो रिएक्शन कौन सी फॉलो करेंगे? वो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजीली फॉलो कर लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेंगे, ये छीनेंगे इलेक्ट्रॉन को तो रेजोनेंस को तोड़ रहे हैं। इसलिए याद रखना स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप ही कुछ कर सकता है, वरना साइकिल देखो ध्यान से मैं बताइए, ये देखो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, इनमें इंट्रासाइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, ये आपस में घूमे जा रहे हैं, तो भाई ऊपर कहां निकलेंगे? जब तक ये लगने वाला ग्रुप एकदम चौकस ना हो, तगड़ा, जब ये ऊपर वाला ग्रुप एकदम तगड़ा होगा खींचने वाला, तभी तो ये रेजोनेंस रोकेगा, तभी तो ये खींचेगा। जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसमें हमने डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एसिड कंडीशन लिया हमने, तो ये Cl हट के यहाँ पे COH का OH हमने चिपका दिया और ये हमारे को क्लोरोबेंजीन से हमारे को सीधा फिनॉल मिल गया है। ठीक है जी। वही कह रहा है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि NO2 इंक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है ना तगड़ा। नेक्स्ट है, देखो इस पैरा पोजीशन पे Cl, नीचे पैरा पोजीशन पे O2, Cl भी है विथड्रॉइंग इफेक्ट -I, O2 का भी विथड्रॉइंग इफेक्ट -I, पहले ही बता दे रहा हूं। इस रिएक्शन को वही सोडियम हाइड्रोक्साइड 473 केल्विन टेम्परेचर और एसिड के प्रेजेंस में हमने करवाया, तो OH तो सटाक से क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, और जैसे क्लोरीन को रिप्लेस करेगा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया, और साथ ही साथ एक ही को हटाएगा, नीचे वाला बहुत स्ट्रांग है वो नहीं हटेगा, NO2 एज इट इज पड़ा रहेगा यहाँ पे। क्लियर है क्या? अब एक NO2 एक पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब ध्यान से, अगर हम क्या करेंगे, जैसे इसमें देखो पोजीशन क्या, 1 3, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसको हम जैसे ही गुनगुना पानी में डालते हैं, होगा क्या?
होगा क्या, ये क्लोरीन जो है ये हट जाएगा, अब पानी के हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा 1 3 1 3 5 ट्राई नाइट्रो ग्रुप यहाँ बना, देखो 1 2 3, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। मतलब ट्राई नाइट्रोक्लोराइड में हम अगर गुनगुना पानी डालेंगे तो क्लोरीन को हटा देगा, OH पानी का OH जुड़ जाएगा, क्लोरीन की जगह पे रिप्लेस करेगा और बन जाएगा 1 3 5 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है हेलोजेंस जो हैं आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। हाँ, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। 10 क्लोरीनेशन नाइट्रेशन, अच्छा एसन शब्द लग रहा है मतलब इसका जुड़ना, क्लोरीनेशन मतलब अगर मैं क्लोरीनेशन बोलूंगा इसके बाद तो समझना क्लोरीन का जुड़ना, नाइट्रेशन बोलूं तो मतलब नाइट्रोजन का जुड़ना। इसी तरह सल्फोनेशन मतलब सल्फोनेशन मतलब सल्फेट ग्रुप का जुड़ना। सल्फ तब कह रहा है क्लोरीनेशन नाइट्रेशन और सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। कह रहा है अगर हम क्लोरीनेशन करवाएं या नाइट्रेशन करवाएं या फिर सल्फोनेशन करवाएं या फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाएं, सब में हमको मिक्सचर मिलता है किसका, ऑर्थो और पैरा का। जैसे हेलोजिनेशन अगर मान लो करवा रहे हैं मतलब हेलोजिनेशन मतलब वही क्लोरीनेशन। देखो जैसे हमने इस क्लोरोबेंजीन में क्लोरीनेशन किया मतलब और क्लोरीन डाला, और इसको हम कैसे करेंगे, एनहाइड्रस सूखा FeCl3 फेरिक क्लोराइड में, तो हमको पता ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो भाई पैरा सीधा चिपकेगा ऊपर और नीचे, ये बन जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, मेजर ग्रुप है। हमको पता है ना, पहले ही मैंने बता दिया है, देखो ये कैसे हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो एक बार हमने एक प्रोडक्ट बनेगा हमें पैरा पे चिपका हुआ, दूसरा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा ऑर्थो पे चिपका हुआ। ऑर्थो वाला जो है हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा और जो हमारा पैरा वाला ग्रुप का है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पता कि जो हमारा पैरा ग्रुप होता है मेजर, क्योंकि वो सिमेट्रिकल नेचर को फॉलो करता है, ये यहीं पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, कहाँ गया, कलरलेस विथ यही कहीं था, थोड़ा पीछे आप लोग कर लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना, पैरा पोजिशन, न्यूक्लियोफिलिक, सिमेट्रिकल नेचर, यही कहीं था, एक बार पीछे करके आप देख लेना, मैंने बताया था मुझे जल्दी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन करवाओ या फिर नाइट्रेशन करवाओ। नाइट्रेशन में भी देख लेते हैं, जैसे हमने नाइट्रेशन के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, विद इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला, ठीक है। तो देखो ये HNO3 नाइट्रिक एसिड में हमारा NO2 ग्रुप चिपक जाएगा, कहाँ, पहला तो ऑर्थो पे चिपकेगा, दूसरा पैरा पे, और देखो पैरा पे ही सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा वाला बनेगा। अब यहाँ कह रहे हो कि कैसे, ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये ऐसे है, NO2 ग्रुप का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है -I ग्रुप, और -I ग्रुप सबसे ज्यादा पैरा डायरेक्टिंग होता है और पैरा पे ही शो करेगा, ठीक है। आइए सल्फोनेशन भी करके देखते हैं। सल्फोनेशन को करने के लिए हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 का प्रेजेंस लेना पड़ेगा, और H2SO4 में से हम क्या करेंगे, SO3H एक बार हम ऑर्थो पे जोड़ेंगे, एक बार पैरा पे, ठीक है। और सिमिलर प्रोसेस, ऑर्थो पे जुड़ते बना हमारा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा पे, क्योंकि भाई SO3H भी तगड़ा -I ग्रुप, दबा के -I के साथ साथ -M भी लगाता है। इसमें मैं बता दूं NO2 का -I के साथ साथ सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है -M, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होती है, हम क्लोरोबेंजीन में एल्काइल क्लोराइड को डालते हैं, सॉरी मिथाइल क्लोराइड को डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और हमारा ये मिथाइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पे चिपकेगा, एक बार पैरा पे चिपकेगा। ऑर्थो पे चिपका तो ये हमारा बन गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। और आप बताओ, अब इतना मैंने पढ़ा दिया तो आप बता सकते हो, ये वाला हमारा बनेगा माइनर प्रोडक्ट, ये बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। और जो नीचे एल्काइल ग्रुप जुड़ा
नो 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 नो। ठीक है ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, शिट शिट शिट। देखो कोई नहीं, समझो बात को। हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो CH3 यहाँ पे ऑर्थो चिपका है, ये CH3 का है हमारा प्लस आई इफेक्ट। याद रखना, ये हमारा बन जाएगा लगभग मेजर और ये हमारा बन जाएगा माइनर। ठीक है, लेकिन एक बार आप फिर भी आप इसको कमेंट में बता सकते हो इसमें से मेजर माइनर आपने कैसे फाइंड आउट किया। नेक्स्ट देखो, इसी क्लोरोबेंजीन में हमने क्या डाल दिया, हमने यहाँ पे CH3 COCl CH3 COCl डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो हमारा COCH3 ग्रुप जो है एक बार अटैच हुआ ऑर्थो पोजीशन पे तो बना 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, और एक बार पैरा पोजीशन पे बना तो ये बना 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, जो कि ये हमारा मेजर होगा और ये माइनर हो जाएगा। थर्ड है हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स की मैं बात करूं तो पहला हमारा आता है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। देखो, अगर X ग्रुप है मतलब मैं बोल दूं ये हमारा हैलाइड है, बेंजल हैलाइड, या फिर मैं इसको कह सकता हूं इस X में हमने लिया 2 मोल सोडियम ले लिया और 2 मोल RX ले लिया। होगा क्या, यहाँ पे ये हमें सोडियम, अच्छा ये रिएक्शन होगी ईथर के प्रेजेंस में। ईथर क्या होता है हमारा ROR ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस पोजीशन पे चिपक जाएगा एल्काइल ग्रुप और हमारे को यहाँ पे Na और X निकलते नजर आएंगे, यानी कि NaX रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। और आप कहोगे कि पैरा पोजीशन छोड़ के हमने एल्काइल ग्रुप को ऑर्थो पे क्यों चिपकाया है, तो समझना एल्काइल ग्रुप डोमिनेटिंग होता है ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का होता है कैसा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, वुड्स फिटिग हो गई। अब आइए देखते हैं सेकंड फिटिग रिएक्शन। फिटिग भी ईथर के प्रेजेंस में होगी ROR, 2 मोल सोडियम यहां भी लेंगे। अब याद रखना, यहाँ पे हमने वुड्स फिटिग में हमने बेंजल हैलाइड को 1 लिया था, यहाँ पे हम 2 मोल लेंगे इसको। ठीक है, अब 2 मोल लेंगे मतलब हमारे पास 2 रिंग, इस X को हम रिमूव करेंगे, ये X रिमूव होगा तो ये एक बॉन्ड यहाँ खाली हो जाएगा और दोनों हमारे पास बेंजीन रिंग जो है ऑर्थो से चिपक जाएगी और ये हमारा बन जाएगा डाइफिनाइल स्ट्रक्चर। डाइफिनाइल स्ट्रक्चर। और याद रखना, फिटिग रिएक्शन, फिटिग मतलब फिट रहना है मतलब साइकिलिंग करना है, तो यहाँ पे 2 साइकिल हमें चाहिए साइकिल बनाने के लिए। तो 2 साइकिल कहाँ बनेगी, फिटिग में, और चिपक जाएगी तो डाइफिनाइल। ठीक है, और 2 मोल सोडियम है और 2 मोल हमने इसको लिया, मतलब 2 मोल हमारे पास X भी है, तो 2 मोल X और 2 मोल सोडियम मिलकर निकाल देंगे 2 मोल ऑफ NaX। नेक्स्ट है हमारा उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में क्या हम लेते हैं, आयोडोबेंजीन लेते हैं, इसको हम लोग कॉपर पाउडर में डालते हैं और हमें यहाँ पे भी ये बाइफिनाइल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की मैं बात करूं, डाई हैलोजन एक मतलब जब हमारे एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाए तो हम लोग बोलते हैं डाई हैलोजन। जैसे एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप अटैच हो गए तो हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं विस डाइहैलाइड। ठीक है, और जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं जेम और जेमिनल डाइहैलाइड। इसको हम लोग बोलते हैं जेम और जेमिनल डाइहैलाइड। कब, जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन आ जाए तो बोलते हैं जेम और जेमिनल डाइहैलाइड, और जब एडजेसेंट कार्बन पे अगल बगल में 2 आ जाए तो हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, और हमारे पास जब एक छोर पे इधर हैलोजन और दूसरे टर्मिनल पे हैलोजन, तब इसे हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड डाइहैलाइड्स। ठीक है, कह रहा है कि जो डाइक्लोरोमीथेन है यानी CH2Cl2 जो है, डाइक्लोरोमीथेन जो है, इसको हम लोग इज वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट, और डाइक्लोरोमीथेन को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं सॉल्वेंट में एज अ प्रोपलेंट इन एरोसोल। प्रोपलेंट निकलने का, एरोसोल मतलब जो हवा में मिक्स हो जाए, मतलब एयर और लिक्विड मिक्सचर, एरोसोल। और इसको हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन ह्यूमन कॉजेस इंटेंस बर्निंग। इंसानों में डाइक्लोरोमीथेन का अगर डायरेक्ट स्किन से हो जाए रिलेशन तो वो बर्निंग सेंसेशन कर सकता है, जलन कॉज कर सकता है, माइल्ड रेडनेस भी हो सकती है स्किन। ठीक है, एलर्जी भी हो सकती है।
नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव में हमारा आ जाते हैं पहला क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई क्लोरोमिथेन यानी CHCl3, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है ट्राइक्लोरोमिथेन का? जब हम मिथेन में 3 मोल क्लोरीन को डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इसकी कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन करवा दें तो हमें मिल जाता है CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, और 3 मोल HCl निकल जाता है। नेक्स्ट हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम क्या करते हैं? फिनॉल C2H5, सॉरी फिनॉल कह रहा हूं मैं मिथेनॉल, इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन जब हम डाइक्लोरीन के साथ करवा देते हैं तो हमें मिलता है CH3CHO, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और क्लोरीन निकल जाती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, सॉरी हाइड्रोक्लोराइड HCl। और जब हम इसी को इसमें CH3CHO सॉरी ये हमारा जब CH3CHO एसिटल्डिहाइड में हम 3 मोल क्लोरीन डालते हैं तो हमें CCl3 यानी कि कार्बन ट्राइक्लोराइड निकलता है, और CHO यानी एल्डिहाइड के साथ अलग होता है, और यहाँ पे हमें क्लोरीनेशन प्रोसेस देखने को मिलता है यानी कि HCl निकल जाता है। अब इसी तरह 2 मोल अगर हम CCl3 लेते हैं, CCl3CHO अगर लेते हैं, इसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ पे हमें CHCl3 2 मोल CHCl3 निकलता है और HCOO का होल ट्वाइस और Ca निकलता है, यानी कि ये हमारा हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, मतलब पानी प्रेजेंट है, पानी से टूट रहा है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम हेलोफॉर्म रिएक्शन। प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन जो है हमें देता है पॉइजनस गैस जिसका नाम है फॉस्फाजीन, फॉस्जीन गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, बहुत जहरीली पॉइजनस गैस। याद रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म गिव्स पॉइजनस गैस जिसका नाम है फॉस्जीन। जैसे ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, इसका ऑक्सीडेशन करवाया मतलब हमने इसमें ऑक्सीजन ऐड करवा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये हमारा बनाता है COCl2 जो है हमारा फॉस्जीन, जहरीली गैस, और HCl निकल जाता है। नेक्स्ट कह रहा है टू अवॉइड दिस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ताकि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडेशन ना करे, और ऑक्सीडेशन क्यों ना करे? ताकि जहरीली गैस ना निकले। हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको हम डार्क ब्राउन बॉटल में रखते हैं और उसमें हम किसमें ब्राइन सोल्यूशन रखते हैं, 1% इथेनॉल उसमें ऐड करते हैं टू क्लोरोफॉर्म विच कन्वर्ट्स हार्मफुल फॉस्जीन गैस इनटू डाइइथाइल कार्बोनेट। अब इससे क्या होता है, अगर वो थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज होकर फॉस्जीन गैस बना भी रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइइथाइल कार्बोनेट में और नुकसान नहीं करे। और सेकंड कह रहा है कि जो हमारा CHCl3 मतलब कि क्लोरोफॉर्म है इज वाइडली यूज्ड एज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रेयॉन रिफ्रिजरेंट, फ्रीऑन रिफ्रिजरेंट जिसको हम R22 बोलते हैं। याद रखना, इसी से हम फ्रीऑन बनाते हैं, जो कि फ्रिज और एसीज में जो गैस डालते हैं जिसको बोलते हैं ना कंप्रेसर गैस, के अंदर गैस डालते हैं, फ्रेयॉन्स डालते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से वो क्या करता है, चिलनेस लाता है। थर्ड है ऑन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रोजन डालने पे इट गिव्स टीयर प्रोड्यूसिंग इंसेक्टिसाइड सब्सटेंस क्लोरोपिक्रिन। याद रखना, क्लोरोपिक्रिन नाम का एक इंसेक्टिसाइड रिलीज करता है जिसको हम लोग एज अ इंसेक्टिसाइड छिड़काव के लिए यूज करते हैं। जैसे कि क्लोरोफॉर्म में हमने डाला HONO2 कंसंट्रेटेड फॉर्म में तो ये बनाता है हमारा क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला NO2CCl3 और वाटर निकल जाता है। फोर्थ है हमारा ऑन डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन इट गिव्स C2H2 जो कि हमारा एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन है, मतलब हम क्लोरोफॉर्म का अगर डीहेलोजिनेशन करवा दें उसमें से हेलोजन निकाल दें तो C2H2 मिलेगा, जो जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइलिन। जैसे कि ये देखो CHCl3 में हमने 3 Ag डाला सिल्वर और CHCl3 डाला और एक बार, तो हमें यहाँ पे देखो एसिटाइलिन निकलती हुई नजर आ रही है और 3 मोल Ag क्लोराइड अलग हो जाएगा। कह रहा कि व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइज, जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे इट गिव्स फॉर्मेट, फॉर्मेट देगा। यहाँ पे देखो जब हमने ये हमारा क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हमने करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे हमको देखो 3 OH ग्रुप, देखो जब 2 या 2 से अधिक ग्रुप OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन पर अटैच हो जाते हैं तो क्या निकलता है, पानी निकलता है। एक वाटर यहां से निकल गया और दूसरा वाटर यहां से निकल गया,
नहीं दूसरा नहीं निकलेगा, एक ही निकलेगा, मतलब 1 मोल H2O निकल जाएगा। देन हमारे को यहाँ बचेगा देखो CHOOH, वही बचा HCOO, H की जगह पे यहाँ पे सोडियम ने प्लेस कर लिया और बन गया HCOONA। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइडोफॉर्म यानी कि ट्राई आइडो इथेन। ट्राई आइडो इथेन मतलब CHI3। आइडोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन से बनेगा। जैसे देखो हमने क्या किया, एक कीटोन ले लिया, कीटोन में हमने क्लोरीन आयोडीन डाला 3 मोल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो हमें मिल गया CHI3 जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, मतलब ट्राई आइडो इथेन। और 3 मोल NaI अलग हो गया, CH3COONA अलग हो गया और पानी निकल गया। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग इधर CH3CO या फिर CH3CHOH ग्रुप, इट फॉर्म्स येलो कलर आइडोफॉर्म विथ I2 एंड NaOH और आयोडीन साथ ये येलो कलर का फॉर्मेशन करता है। कह रहा है आइडोफॉर्म जो है व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑर्गेनिक मैटर, जब आइडोफॉर्म ऑर्गेनिक मैटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है इजिली टू फ्री आयोडीन, और डिकम्पोज होके आयोडीन को अलग कर देता है अपने से। इसीलिए हम इसको यूज करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक। ठीक है, ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, इसकी थोड़ा सा अनप्लीजेंट स्मेल होने के कारण इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन। हमने इसको हटा के दूसरा एक फॉर्मूला यूज कर लिया जिसमें आयोडीन का ही यूज है। पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स की मैं बात करूं तो पहला हमारा आता है टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, हम मीथेन में 4 क्लोरीन डाल देते हैं, 4 मोल क्लोरीन डालते हैं सनलाइट प्रेजेंस में, हमको तुरंत मिल जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4 मोल HCl निकल जाता है। इसकी याद रखना CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग क्लोरोफॉर्म से भी बना सकते हैं, इसमें भी डाइक्लोरीन डाल के लाइट के प्रेजेंस में इसको हम डालेंगे तो CCl4 अलग हो जाएगा और HCl निकल जाएगा। कह रहा CCl4 जो है कह रहा है जो CCI4 कार्बन टेट्रायोडाइड कलरलेस होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील नहीं होता और पॉइजनस लिक्विड है, लेकिन जहरीली लिक्विड है और ये दारू में भी घुल जाती है और ईथर में भी। ठीक है, यूजेस क्या हैं इसके CCl4 के, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ऑयल फैट एंड रेजिन। ऑयल फैट और रेजिन्स के लिए हम यहाँ पे इसको एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। सेकेंड, ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं हम CCl4 का। CCl4 का हम इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी यूज करते हैं जिसका नाम होता है पायरीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रेयॉन्स। क्या जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ना यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं मीथेन के और इथेन के, दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं फ्रेयॉन्स। आज के बाद कोई बोले व्हाट इज फ्रेयॉन तो बोलना कंपाउंड्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब मिथेनिक एंड इथेनिक कंपाउंड्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रेयॉन्स। दे आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड एज एरोसोल प्रोपेलेंट्स। एरोसोल प्रोपेलेंट्स की तरह हम यूज करते हैं इसको, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग पर्पस में यूज करते हैं। याद रखना कॉपर की कॉइल होती है, कॉपर की कॉइल होती है जिसके अंदर हम फ्रेयॉन गैस डालते हैं, इलेक्ट्रॉन की मदद से वो मूव होते हैं। जब मूव होते हैं तो उसमें क्या होता है, ठंडक आती है। अब कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ एंटीमनी Sb टेट्राफ्लोराइड, मतलब CH4 कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 की रिएक्शन जब Sb ट्राइफ्लोराइड SbF3 के साथ होती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, SbCl5 के प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट, तब हमको मिलती है डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन यानी कि फ्रेयॉन इज ऑब्टेन्ड। डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन यानी कि फ्रेयॉन हमको मिल जाता है। नेक्स्ट है DDT, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है इसका PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बहुत ये हमारा स्ट्रक्चर DDT का। याद रखना DDT इज फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, पहला ऑर्गेनिकली इंसेक्टिसाइड बनाया गया था। इट्स स्टेबिलिटी एंड फैट सॉल्युबिलिटी इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। इसकी स्टेबिलिटी और फैट सॉल्युबिलिटी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम इसको मान लो डाले इंसेक्टिसाइड्स तरह पौधों में यूज करें
बारिश हुई, मिट्टी में गया, एक्सेस बारिश हो गई, मिट्टी में बह गया नदी में, तो नदी में गया, नदी में क्या करा, सारी मछलियों को मार देगा। तो जिसकी वजह से ये क्या करवाता है, ये एक तरीके का केमिकल कॉज भी करवाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरल एंड क्लोरल बेंजीन, ये क्लोरल और क्लोरोबेंजीन से बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परक्लोरोइथेन। परक्लोरोइथेन को हम लोग बोलते हैं C2Cl6। परक्लोरोइथेन क्या है हमारा, C2Cl6। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो, इट इज यूज्ड एज मॉथ रिपेलेंट। मॉथ जो होते हैं ना, उनको हम लोग हटाने के लिए मॉथ रिपेलेंट्स की तरह यूज करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज आर्टिफिशियल कैम्फर। इसको हम लोग आर्टिफिशियल कपूर की तरह भी यूज करते हैं, जिससे मॉथ्स जो हैं रिपेल करते हैं, यहाँ मतलब दूर भागते हैं और नहीं आते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा वन शॉट वीडियो, जिसमें हमने सारी केमिकल रिएक्शन, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी नेम रिएक्शन, सारे प्रोसेस, इवन SN1 SN2 एलिमिनेशन, हर एक चीज हमने डिटेल्ड में क्लियर किया और कवर किया। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर जरा भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अप्रिसिएबल हो तो प्लीज एक दो दोस्त को शेयर करें, जहां से ये बेनिफिशियल हो सके और इस वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ सके, जिसकी हमें अभी करेंटली सख्त जरूरत भी है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।